स्वागत है आपका बिजनेस की दुनिया में। और आज बात होगी इस चैप्टर के सबसे अहम मुद्दे पर, यानी हेनरी चाचा के 14 प्रिंसिपल्स। देखो यार, जब भी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चलती है, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसके मैनेजमेंट को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। हेनरी फ्योल ने इन्हीं प्रिंसिपल्स को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व और स्टडी किया और उन्हें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी ये प्रिंसिपल्स दुनिया भर के बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं और प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज किए जाते हैं। तो कौन थे ये हेनरी फ्योल? एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर जिनका जन्म 29 जुलाई 1841 को तुर्की में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ एक माइनिंग कंपनी में काम किया और वहीं से मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसी बुक की वजह से उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स कहा जाता है। फ्योल का मेन फोकस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर था। उनका मानना था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैनेजर्स को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं। तो आओ वन बाय वन डिटेल में समझते हैं इन प्रिंसिपल्स को। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए और हर टास्क उसी इंसान को देना चाहिए जिसके पास उस काम को करने की स्किल, एबिलिटी और इंटरेस्ट हो। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है। जब कोई इंसान बार बार एक ही तरीके से काम करेगा तो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बनता चला जाएगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मान लो एक फैक्ट्री में एक वर्कर सिर्फ वेल्डिंग करता है और दूसरा सिर्फ पेंटिंग। अब अगर एक ही वर्कर से वेल्डिंग भी करवा दी जाए और पेंटिंग भी, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा और काम करने की क्वालिटी भी गिर सकती है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ही ना किया जाए तो क्या होगा? हर एम्प्लॉय को हर टाइप का काम करना पड़ेगा, जिससे टाइम वेस्ट होगा, क्वालिटी कम होगी और एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे क्योंकि वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब डिसीजन लेने की पावर और ऑर्डर से देने का अधिकार। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दिए गए काम को कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन, यानी उस काम की जिम्मेदारी। फ्योल ने कहा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी है तो उसे रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। अगर अथॉरिटी ज्यादा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो तो पावर का मिसयूज होने लगता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो लेकिन अथॉरिटी कम हो तो मैनेजर काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा और अननेसेसरी प्रेशर में आ जाएगा। मान लो एक टीम लीडर को अपनी टीम के लिए डिसीजंस लेने का राइट दिया गया है, ये उसकी अथॉरिटी है, लेकिन अगर उसकी टीम टारगेट अचीव नहीं करती तो उसको उसका जवाब भी देना पड़ेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है दोस्त। बाकी अगर कोई मैनेजर सिर्फ ऑर्डर्स देता रहे और रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्डर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रूल्स का पालन करना, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना और अपने काम के प्रति सिंसियर रहना। और ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम लेवल एम्प्लॉयज तक। अगर डिसिप्लिन मेंटेन ना हो तो जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयज पर फेयर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है। अच्छे डिसिप्लिन के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लीडरशिप, क्लियर रूल्स और फेयर इन्फोर्समेंट। और एक बात याद रखना, डिसिप्लिन सिर्फ डर से नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से आता है। मान लो किसी कंपनी में मीटिंग का टाइम 10 बजे फिक्स है तो हर एम्प्लॉय को 10 बजे तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई बार बार लेट आता है तो उसको वार्निंग या पेनल्टी मिल सकती है, लेकिन वो पेनल्टी फेयर और जस्टिफाइड होनी चाहिए। कहने का मतलब है डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एम्प्लॉयज डर के मारे काम करे। असली डिसिप्लिन तब होता है जब एम्प्लॉयज खुद रूल्स फॉलो करना चाहे, क्योंकि उन्हें पता हो कि ये उनके और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की भलाई के लिए है। अगर डिसिप्लिन वीक हो जाए तो पंक्चुअलिटी खत्म हो जाती है, काम टाइम पर नहीं होता और धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो पड़ जाता है। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, जो कहता है हर एम्प्लॉय को ऑर्डर से सिर्फ एक ही सुपीरियर यानी एक ही बॉस से मिलने चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को 2 अलग अलग बॉसेस से इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसकी बात माने। ऑब्वियसली यार, 2 बॉसेस से ऑर्डर्स मिलने पर कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा क्रिएट होता है, साथ ही ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। जबकि यूनिटी ऑफ कमांड से
डिसिप्लिन मेंटेन रहती है, क्लैरिटी बनी रहती है और अकाउंटेबिलिटी यानी काम पूरा ना होने पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये रोल भी क्लियर रहता है। मान लो एक सेल्समैन को मार्केटिंग मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है और सेल्स मैनेजर भी। अब सेल्समैन कंफ्यूज हो जाएगा कि आज किस काम को प्रायोरिटी दे। वैसे अगर ये प्रिंसिपल फॉलो ना किया जाए तो एम्प्लॉय को ही नहीं पता होता कि उसका एक्चुअल बॉस कौन है और कई बार दोनों बॉसेस के बीच भी ईगो क्लैश शुरू हो जाता है। बेसिकली ईगो क्लैशेस मतलब होता है तू मैं होना, समझे। पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज को एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करना चाहिए और ये काम वन प्लान और वन हेड के अंडर होना चाहिए। मींस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, सबको मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करना चाहिए। मान लो प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट तीनों का कॉमन गोल सेल्स बढ़ाना है तो तीनों डिपार्टमेंट्स को इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। अगर हर डिपार्टमेंट अपना अलग गोल लेकर चलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो ना की जाए तो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने लगेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का कहना था एक एम्प्लॉय एक बॉस, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल और एक प्लान। छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल एथिक्स और लीडरशिप दोनों से जुड़ा हुआ है। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय या मैनेजर अपने पर्सनल फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर सकता। मैनेजर्स को हमेशा फेयर और एथिकल बिहेवियर दिखाना चाहिए, जैसे ब्राइब्स यानी रिश्वत लेना गलत है, रिश्तेदार या दोस्तों को अननेसेसरी फायदा देना भी गलत है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। मान लो एक मैनेजर अपने दोस्त को बिना क्वालिफिकेशन के जॉब दे देता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो यहाँ मैनेजर ने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट से ऊपर रख दिया, जो बिल्कुल गलत है। वैसे आज के टाइम में ये प्रिंसिपल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की जगह अपने पर्सनल फायदे को प्रायोरिटी दे देते हैं। मैनेजर्स को खुद एथिकल एग्जाम्पल सेट करना चाहिए क्योंकि अगर लीडर ही एथिकल नहीं होगा तो एम्प्लॉयज से भी एथिक्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सातवां है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये कहता है एम्प्लॉयज को उनके काम के अकॉर्डिंग फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन यानी सैलरी या वेजेस मिलने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को इनफ और कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। और सिर्फ पैसे ही नहीं, एम्प्लॉयज को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए, जैसे रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। फेयर पैसा मिलने से मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। अगर कोई कंपनी मार्केट रेट से बहुत कम सैलरी देती है तो अच्छे एम्प्लॉयज ज्यादा दिन तक वहां नहीं टिकेंगे, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। वैसे आज के टाइम में सिर्फ सैलरी से एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें ये भी फील होना चाहिए कि उनकी मेहनत की वैल्यू है। इसीलिए कंपनीज आज बोनस, इंसेंटिव्स, हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क फ्रॉम होम और करियर ग्रोथ जैसे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। अगर रेम्यूनरेशन अनफेयर हो तो एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता धीरे धीरे गिरने लगेगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है तुम पढ़ रहे हो जिससे तुम एक दिन पैसा कमाओगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने पर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने पर तुम्हारा स्कूल तुम्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देता है, स्टेज पर रिस्पेक्ट देता है। इसी को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं दोस्त। तो बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बचे हुए प्रिंसिपल्स नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।